हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर रूस यूक्रेन जंग में भारत के जेम्स बॉन्ड बोले तो अजीत डोभाल जी की हुई एंट्री। दोस्तों, युद्ध रोकने के लिए पीएम मोदी ने क्या बनाया है प्लान की अजीत डोभाल जा रहे हैं रशिया। जी हां दोस्तों, बताएंगे सबसे बड़ी खबर विस्तार से। तो वहीं जेलेंस्की से मुलाकात के बाद जॉर्जिया मेलोनी ने भी बड़ा बयान दिया है दोस्तों भारत को लेकर, युद्ध रुकवाने को लेकर। तो वहीं भारत ने थोपा है बांग्लादेश का राष्ट्रगान, जमात ने की बदलने की मांग, ये कहते हुए यूनुस सरकार का आया है बयान। बताएंगे आखिर क्या होने वाला है, क्या वाकई में बांग्लादेश में बदल जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ वो राष्ट्रगान। जमात इस्लामी ने बदलने का दे दिया है अल्टीमेटम अटकलों पर। क्या है खबर दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आज आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा और खबरों में आगे बढ़ने से पहले निरंतर भारत देश का विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां रूस यूक्रेन जंग में भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल की एंट्री, युद्ध रोकने के लिए पीएम मोदी का सबसे बड़ा प्लान। दोस्तों, यूक्रेन रशिया जंग में भारत बनेगा मध्यस्थ, रूस जाएंगे अजीत डोभाल, चीनी एनएसए भी रहेंगे मौजूद। पीस प्रस्ताव पर होगी चर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए दुनिया के तमाम देश भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर उम्मीद की भरी निगाहों से देख रहे हैं। पीएम मोदी खुद भी इसको लेकर कई बार अपना नजरिया साफ कर चुके हैं और शांतिपूर्ण समाधान की पैरवी कर चुके हैं। रशिया और यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए पुतिन पहले से ही भारत पर भरोसा जता चुके हैं। इसी बीच एक खबर ने सभी को चौंका दिया है, यानी हर किसी को चौंका दिया है। मीडिया में छवि रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रूस और यूक्रेन जंग को खत्म करवाने का एक प्लान बनाया है। इसके लिए देश के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल को चुना गया है, उन्हें मॉस्को भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के उद्देश्य से चर्चा करने के लिए इस सप्ताह मॉस्को की यात्रा करेंगे। एनएसए अजीत डोभाल शांति वार्ता के लिए मॉस्को जाएंगे। इस यात्रा के कार्यक्रम के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक विवरण उपलब्ध नहीं है। रूस के कजान में ब्रिक्स एनएसए सम्मेलन में भी डोभाल शामिल होंगे। ये सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी जी यूक्रेन की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को आश्वासन दिया था कि भारत अपनी तरफ से हर संभव मदद करेगा। इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी फोन पर बात करके युद्ध खत्म करने की पैरवी की और हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने सबसे बड़ा खुलासा किया कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध खत्म करवाने में, शांति लाने में ब्राजील, चाइना और भारत सबसे बड़े शांति वार्ता करवाने वाले देश बन सकते हैं। यानी दोस्तों, पुतिन ने चाइना, भारत और ब्राजील इन तीन देशों को ही माना है जो मध्यस्थता करवाने में उनकी मदद कर सकते हैं। ऐसे में वाकई में एनएसए अजीत डोभाल का रशिया जाना ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल जहां भी जाते हैं उनका मिशन हमेशा से सक्सेसफुल ही रहा है, इसीलिए उनको जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। ऐसे में ऑल द बेस्ट अजीत डोभाल जी, कहना मत भूलेगा दोस्तों। और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, तो मेरा भारत महान भी कह दीजिएगा। तो चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां इतना ही नहीं, जेलेंस्की से मुलाकात के बाद जॉर्जिया मेलोनी ने भी बड़ा बयान दिया, कहा भारत रुकवा सकता है रशिया यूक्रेन का युद्ध। जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद अब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी कहा कि भारत यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रूस और यूक्रेन फरवरी 2022 से युद्ध में उलझे हुए हैं। ऐसे में मेलोनी का शनिवार को सेर्नोविया में एम्ब्रोसेटी फोरम में उनके संबोधन के दौरान आई इस बयान से वाकई में हर भारतीयों का दिल गर्व से चौड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, 14 सितंबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। विधानसभा चुनाव की कई रैलियों को करेंगे संबोधित। जी हां, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं और राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 सितंबर से जम्मू कश्मीर में विभिन्न रैलियों को संबोधित करेंगे, जबकि भाजपा के स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह और सीएम योगी जैसे दिग्गज नेता शामिल होंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होगा। पहला चरण 18 सितंबर को होगा, दूसरा चरण 25 सितंबर और अंतिम तीसरा चरण 1 अक्टूबर को होने वाला है। चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। ये चुनाव अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के बाद घाटी में पहला विधानसभा चुनाव होगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है, जिसका प्रभाव इस बार के विधानसभा चुनाव पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों, क्या आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन किस तारीख को आता है? कमेंट में जरूर लिखकर बताएगा, देखते हैं कौन बिल्कुल सही बताता है। तो वहीं आपको बता दें, रामबन में राजनाथ सिंह का सबसे बड़ा बयान, कहा पीओके के निवासियों को भारत में शामिल होना चाहिए। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के रामबन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के निवासियों को भारत में शामिल होना चाहिए, हम उन्हें अपना मानते हैं। राजनाथ सिंह ने यह बयान रामबन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेका गठबंधन का कहना है कि वो
अनुच्छेद 377 बहाल करेगा, लेकिन जब तक बीजेपी है कोई भी ये नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात बदल गए हैं, युवाओं के पास अब पिस्तौल और रिवॉल्वर के बजाय लैपटॉप और कंप्यूटर है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जो जम्मू कश्मीर पहले टेररिज्म स्पॉट के तौर पर पूरे देश में जाना जाता था, आज वो टूरिज्म का हॉटस्पॉट बन चुका है। 3.5 दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया निकला है। जम्मू से श्रीनगर जाने में पहले लंबा वक्त लगता था, लेकिन अब जम्मू से श्रीनगर तक 4.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। पाकिस्तान की सरकार पीओके को फॉरेन लैंड मानती है, यानी विदेशी जमीन मानती है। ये बात खुद पाकिस्तान के एएसजी ने हलफनामा देकर कहा है, जबकि हम लोग पीओके के लोगों को अपना मानते हैं। तो वहीं दोस्तों बता दें, जमात ने की बदलने की मांग, कहा भारत ने थोपा है बांग्लादेश का राष्ट्रगान तुरंत प्रभाव से बदला जाए। यूनुस सरकार का आया इस पर जवाब। दोस्तों बांग्लादेश में बदल जाएगा क्या रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ वो राष्ट्रगान? जमात इस्लामी ने बदलने का दिया अल्टीमेटम, अटकलों पर लगा विराम। बता दें, बांग्लादेश की जमात इस्लामी पार्टी के पूर्व प्रमुख के बेटे अब्दुल्ला अमान आजमी ने देश के राष्ट्रगीत को बदलने की मांग की। आजमी ने रविंद्रनाथ टैगोर रचित अमार सोनार बांग्ला को बदलने की मांग करते हुए कहा कि भारत ने इसे 1971 में हम पर थोपा था। बांग्लादेश के नए राष्ट्रगान को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद अब सत्ता में आई नई अंतरिम सरकार ने बयान दिया है। दोस्तों बांग्लादेश की कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामी के पूर्व अमित गुलाम आजम के बेटे अब्दुल्ला अमान आजमी ने देश के राष्ट्रगान और संविधान में बदलाव की मांग की थी। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रगान का मामला इस सरकार पर छोड़ता हूं। हमारा वर्तमान राष्ट्रगान हमारे स्वतंत्र बांग्लादेश के अस्तित्व के विपरीत है। ये बंगाल विभाजन और दो बंगालों के विलय के समय को दर्शाता है। दो बंगालों को एकजुट करने के लिए बनाया गया एक राष्ट्रगान एक स्वतंत्र बांग्लादेश का राष्ट्रगान कैसे बन सकता है? आदमी अपनी बात में यही तक नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भारत ने हमारे देश पर यह राष्ट्रगान थोपा है, इसीलिए सरकार को एक नया राष्ट्रगान चुनने के लिए एक आयोग बनाना चाहिए। तो वहीं दोस्तों इस विरोध पर सरकार ने भी बयान दिया है। विरोध इस स्तर बढ़ा कि सत्ता में आई नई अंतरिम सरकार को बयान जारी करना पड़ गया। बांग्लादेश के धार्मिक मामलों के सलाहकार AFM खालिद हुसैन ने शनिवार को कहा कि देश के राष्ट्रगान को बदलने की कोई योजना नहीं है। हुसैन ने संवाददाताओं से कहा कि अंतरिम सरकार कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिससे विवाद पैदा हो। हुसैन ने कहा कि स्थानीय नागरिकों के साथ साथ मदरसे के छात्र भी दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी हमले या तोड़ फोड़ से मंदिरों की सुरक्षा करेंगे। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें फारूक अब्दुल्ला का अमित शाह पर पलटवार, कहा पहले राम को बेचा अब हिंदुओं को रहे हैं डरा। जी हाँ, फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में NC और कांग्रेस की गठबंधन ही जीतेगी। फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह के कल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये गठबंधन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवा कर रहेगा। अब्दुल्ला ने कहा कि जिस भारत को वो बनाना चाहते हैं हम उस भारत के खिलाफ खड़े हैं। भारत सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जितने भी लोग यहाँ रहते हैं वो भारत के हैं। हम घुसपैठिया नहीं है, हम मंगलसूत्र लेने वाले नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा आगे जो मुसलमानों पर उंगली उठा रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि मुसलमानों ने भी इस मुल्क की आजादी के लिए काम किया है, जाने दी है। मुसलमान बराबर का हिस्सेदार है वतन की आजादी का। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो ये समझते हैं कि हिंदू उन्हें वोट देगा, पर मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो इनकी बातें सुनेगा। पहले इन्होंने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये इन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद खत्म होने का बीजेपी का दावा भी झूठा है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों हम आप पर छोड़ते हैं फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर आपकी क्या राय है, तो वही बता दें। इतना ही नहीं, एक तरफ फारूक अब्दुल्ला का बयान तो दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भाजपा हताश है और बीजेपी नेताओं का बयान उसकी बानगी। मुफ्ती का दावा है कि PDP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रिएक्शन देते हुए कहा कि भाजपा हताश है। बीजेपी ने जो 5 साल पहले जम्मू कश्मीर में किया है उससे जनता नाराज है। जनता बीजेपी को मतपत्र से जवाब देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि देविंदर रेंस के बयान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस बेनकाब हो गई है। सभी जानते हैं कि 2014 में जब भाजपा कश्मीर में सरकार बनाने के लिए हमारे दरवाजे पर थी, तब दिल्ली में भाजपा के दरवाजे कौन खटखटा रहा था। जी हाँ दोस्तों, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को यही लगता है कि उन्हीं की पार्टी जीत कर सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर में, जबकि रियलिटी क्या है आपके हिसाब से कमेंट में जरूर करके बताइएगा। दोस्तों कौन होगा जम्मू कश्मीर में विजय पार्टी? तो वही बता दे, भारतीयों के विरोध के बाद झुकी कनाडा की सरकार, डिपोर्टेशन पर लगाई रोक, सैकड़ों भारतीय युवकों को बड़ी राहत। जी हाँ, कनाडा में निर्वासन के खतरे के बीच रह रहे सैकड़ों भारतीय युवकों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे विरोध और राजनयिक हस्तक्षेप के बाद कनाडा ने इन भारतीयों का निर्वासन अस्थायी रूप से रोक दिया है। ये युवक पढ़ाई के लिए कई साल पहले कनाडा गए थे, लेकिन भारत में एक इमिग्रेशन एजेंट की ठगी के चलते हाल ही में ये सभी निर्वासन के केंद्र में आ गए। कनाडा सरकार ने फर्जी दस्तावेजों के कारण इनके खिलाफ निर्वासन की कार्रवाई शुरू की थी। ठगी का शिकार हुए छात्र कनाडा सरकार की डिपोर्टेशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल इस फैसले ने छात्रों को राहत पहुंचाई है। तो वहीं बता दें, विदेश में अक्सर
अक्सर मोदी सरकार पर हमला करने वाले राहुल गांधी का अमेरिका पहुंचते ही आया बड़ा बयान। क्या कहा उन्होंने, बता दें। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी 3 दिवसीय यात्रा पर आज अमेरिका पहुंचे। इस दौरान सैम पित्रोदा समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं और समर्थकों ने वहां उनका स्वागत किया। विदेश में अक्सर मोदी सरकार पर हमला करने वाले राहुल गांधी का अमेरिका पहुंचने के जस्ट बाद एक बड़ा बयान सामने आया है। इस बार उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों पर अपना पहला वक्तव्य दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए सार्थक एवं गहन बातचीत करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका के टेक्सास प्रांत के डलास में भारतीय प्रवासियों और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों ने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, जिससे मैं वास्तव में बहुत प्रसन्न हूं। उन्होंने कहा कि मैं इस यात्रा के दौरान सार्थक चर्चाओं और गहन बातचीत में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं, एक्साइटेड हूं, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के नए कानून पर क्यों गहराया विवाद, विद्रोह रोकने का नया हथकंडा। इमरान खान से क्या है इसका कनेक्शन, बता दें। पाकिस्तान में एक बार फिर इमरान खान और शहबाज शरीफ की लड़ाई तेज हो गई है। महीनों से पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद इमरान खान को छुड़ाने के लिए हजारों पीटीआई समर्थक आज इस्लामाबाद में विशाल जुलूस निकालेंगे। पीटीआई आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने 2 दिन पहले संसद में विशेष कानून पास करवा लिया। इसके तहत किसी भी सार्वजनिक रैली से 7 दिन पहले परमिशन लेनी जरूरी होगी और उसकी मंजूरी मिलने पर भी ये नियमों के तहत किया जा सकता है। इस नए नियम कानून में पकड़े जाने पर कठोर सजा का प्रावधान है। पीटीआई ने इस कानून को उन्हें रोकने का हथकंडा बताया। पाकिस्तान में सार्वजनिक व्यवस्था कानून इसलिए भी विवाद पैदा कर रहा है क्योंकि संसद में इस बिल को जल्दबाजी में पास किया गया और कुछ ही घंटे में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी मंजूरी दे दी। तो वहीं बता दें, इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन, लाखों लोग तेल अवीव की सड़कों पर। जी हां, पुलिस से भी हुई झड़प। बता दें, बीते 1 साल से इजराइल और गाजा में जंग जारी है। पिछले साल अक्टूबर में हमास के हमले के बाद शुरू हुए इस युद्ध में हजारों आम लोगों की मौतें हो चुकी है। वहीं दोनों पक्षों के कई लोग अब भी बंधक हैं। इजराइल के लोग अब इस स्थिति से हताश हो चुके हैं और लाखों लोग सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। इजराइल की राजधानी में अब तक के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में लगभग 7,50,000 लोग सड़क पर उतरकर मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गाजा में बाकी बचे कैदियों को छुड़ाने के लिए जल्द से जल्द समझौता करे। इजरायली सेना द्वारा दक्षिणी गाजा में एक सुरंग से 6 कैदियों के शव बरामद करने की घोषणा के 1 सप्ताह बाद लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जी हां, इजरायली बंदियों के परिवार के सदस्य और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले समूह इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार पर समझौता करने में नाकामयाब होने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं बता दें, अचानक पुतिन की सेना पर तबाही बनकर टूटा यूक्रेन का ड्रैगन ड्रोन। वीडियो को देखकर कांपी दुनिया। दोस्तों, यूक्रेन ने रशिया के हमलों का मुकाबला करने के लिए अपने ड्रैगन ड्रोन के बेड़े को मैदान में उतार दिया है, जो आग उगलते हैं। ऐतिहासिक रूप से आग उगलने वाले हथियारों का इस्तेमाल पहले और दूसरे विश्व युद्ध में किया गया था, लेकिन अब इसे आधुनिक तकनीक के साथ और भी घातक बना दिया गया है। बुधवार को यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन आग की लपटें बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, असल में यूक्रेन ने सभी को हैरान करते हुए रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों पर एक अनोखे ड्रोन से हमला शुरू कर दिया, जिसे ड्रैगन ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ जी का अखिलेश यादव पर तंज। कहा, सत्ता तो विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समाजवादी पार्टी यानी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए रविवार को कहा कि सत्ता तो विरासत में मिल जा सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। योगी जी ने कहा कि जो लोग सत्ता को अपनी जागीर समझते थे, वे अब सत्ता में वापस आने के लिए अराजकता पैदा करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के शासनकाल में गुंडे और माफिया अपनी समानांतर सरकार चलाते थे, लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से हालात बदल गए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां होने लगी। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, दिल चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। दोस्तों, योगी जी का अखिलेश यादव पर इस कटाक्ष पर आपकी क्या निजी राय होगी, दोस्तों अवश्य बताइएगा कमेंट में। तो वहीं बता दें, बीजेपी ने अपने नेता ब्रजभूषण को दी सलाह। कहा, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के मामले पर कुछ भी बयानबाजी ना करे। जी हां, विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है और तीखी बयानबाजी भी जारी है। वहीं सूत्रों ने रविवार को कहा कि भाजपा ने पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को ओलंपिक पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के खिलाफ बयान देने से परहेज करने की सलाह दी है। भाजपा के शीर्ष नेताओं की यह सलाह भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल होने के लिए 2 पहलवानों पर हमला करने के कुछ दिनों बाद आई है। जी हां दोस्तों, बहरहाल ये थी भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी।
लगी होगी, थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।